बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 19 था सेल्स टैक्स का। चैप्टर नंबर 19 और सेल्स टैक्स जो है वो बात करता है रिटर्न की। सेल्स टैक्स की जो रिटर्न होती है उसकी बात करते हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसके ज़रिए टैक्स पेयर एफपीआर को अपनी सेल्स शो करता है, परचेजेस शो करता है, इंपोर्ट शो करता है और सेल्स टैक्स लायबिलिटी शो करता है। टैक्स अथॉरिटी वाले किसी को भी कह सकते हैं कि जिस बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की कि वो नोटिस के 15 दिन तक रिटर्न फाइल करें, और वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं नोटिस में कि कितने दिनों के अंदर अंदर आपने ये रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स फ्रॉड के केसेस की बात करें तो नोटिस कैन बी इशूड within 15 years from the end of the financial year when the return was due. All other cases the notice can be issued within 5 years from the end of the financial year when the return was due. मंथली रिटर्न। सर मंथली रिटर्न क्या होता है? महीने की रिटर्न। नॉर्मली एक माह की रिटर्न होती है जो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करानी होती है। क्वार्टरली रिटर्न रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदों को एफपीआर वाले कह सकते हैं कि आप रिटर्न जमा कराएं और उस रिटर्न में फला इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, तो उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आवाज़ नहीं आ रही? ठीक आ रही भैया? आपको आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा आगे आ जाए यार। आपको आवाज़ आ रही है? थोड़ी कम आ रही है। अगर आप भी आगे आ जाए तो आसानी हो जाएगी। क्वार्टरली रिटर्न 3 माह की रिटर्न होती है, मंथली रिटर्न 1 महीने की रिटर्न होती है और एनुअल रिटर्न साल की रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न पूरे साल की रिटर्न होती है। अच्छा, आमतौर पे जो कंपनीज होती हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये एनुअल रिटर्न फाइल करें। क्वार्टरली रिटर्न जो है वो 3 माह की रिटर्न होती है और मंथली रिटर्न जो है वो 1 माह की रिटर्न होती है। इसके अलावा रिटर्न कब तक जमा करानी होती है? अगले महीने की 15 को। अच्छा, जनरली तो ये कहा जाता है कि रिटर्न अगले महीने की 15 को जमा करानी है, लेकिन ये भी सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रिटर्न हमने अगले महीने की 21 को जमा करानी होती है या अगले महीने की 18 तारीख को जमा करानी होती है। तो देखा ये जाएगा कि अगर कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें हमने अगले महीने की 18 को जमा करानी है या कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें हमने अगले महीने की 21 को जमा करानी है। अब एक टैक्स पेयर जो है उसका शुगर का बिजनेस भी है, टेक्सटाइल का बिजनेस भी है और सीमेंट का बिजनेस भी है, तो वो किसके मुताबिक रिटर्न जमा कराएगा? चूँकि रिटर्न तो उसने एक जमा करानी है, तो अब किस डेट के मुताबिक रिटर्न जमा कराएगा? वो देखेगा उसकी मेजर एक्टिविटी कौन सी है। अगर उसकी मेजर एक्टिविटी टेक्सटाइल है तो वो जिस दिन टेक्सटाइल की रिटर्न जमा कराने की तारीख है उसी दिन ही रिटर्न जमा कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। सर ई इंटरमीडिएट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है रिटर्न को। डाटा टैक्स पेयर से लेकर उसे टैक्स पेयर से डाटा कलेक्ट कर लेता है और उसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करता है एफपीआर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आम तौर पे रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 15 है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करा रहे हों तो 15 तारीख तक टैक्स जमा करवा दें और रिटर्न जमा कराएं
18 तारीख तक। सर क्या रिटर्न जमा करने के टाइम में एक्सटेंशन मिल सकती है? ड्यू डेट जो है उससे एक्सटेंशन चाहिए तो कमिश्नर से दरख्वास्त देनी पड़ेगी। कमिश्नर कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर पाकिस्तान से बाहर है, सिकनेस है या कोई रीज़नेबल कॉज है तो कोई रीज़नेबल कॉज है तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन जो है पाकिस्तान से बाहर है, सिकनेस है या कोई और मिसएडवेंचर है या कोई रीज़नेबल वजह है तो कमिश्नर ऑर्डर इन राइटिंग के ज़रिए एप्लीकेशन ग्रांट कर देगा एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम 15 दिन की होगी। और अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिली कमिश्नर से तो किसके पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं, वो भी आपको 15 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। सर यही सेम बातें मैंने आपको इनकम टैक्स में भी पढ़ाई हैं और ये वर्ड बाय वर्ड वही है। सर जी सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो आप अपने न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें लिखते हैं वो सारी चीज़ें सेल्स टैक्स रिटर्न में ही होती हैं असल में। सर जी अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो क्या रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? सर रिटर्न फाइल कर दी तो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 120 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर से इजाज़त लेकर। कमिश्नर से इजाज़त लेकर द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। हाँ, कमिश्नर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दी है और रिटर्न रिवाइज करने की वजह से टैक्स बढ़ रहा था और रिफ़ंड कम हो रहा था। ये वाली बात भी फिर वही जो इनकम टैक्स है वही वाली बात। फिर उसके बाद रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं सेल्स टैक्स की, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वॉलंटरी करेंगे तो नो पेनल्टी, और अगर ऑडिट के नोटिस आने पर करेंगे कितनी भाई 25%, और शो कॉज नोटिस पर 100%। इनकम टैक्स में 50 है, सेल्स टैक्स में 100%। मेरा रोज़ा है आज, पानी का ना कहना। अच्छा जी आगे चलते हैं। स्पेशल रिटर्न। स्पेशल रिटर्न क्या है? फरमाइशी प्रोग्राम। एफबीआर वाले कहेंगे फ़लाँ तरह की इंफॉर्मेशन फ़लाँ तरीके से फ़लाँ दिन तक करके हमें रिटर्न जमा कराओ, आपको करानी पड़ेगी। कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, कितनी परचेज़ की हैं, कितनी सप्लाई की हैं, कितनी एरिया में बनाई है। भाई ये फरमाइशी प्रोग्राम है। टैक्स वाले जब जिस तरह जिस अंदाज में कहेंगे वैसे आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जब बंदा डी रजिस्टर होने लगता है उस वक्त जो रिटर्न जमा कराता है वो फाइनल रिटर्न होती है। जब आपने रिटर्न जमा कराई तो समझा जाएगा आपने अपनी होशवास में रहते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिटर्न जमा कराई। सर जी मंथली रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। मंथली रिटर्न हर महीने जमा होती है अगले महीने की 15 तारीख को। अगर इलेक्ट्रॉनिक हो तो 15 तारीख तक पैसे जमा होते हैं, 18 तारीख तक रिटर्न जमा होती है। स्पेशल रिटर्न किस कमिश्नर कह सकता है, फरमाइश कर सकता है किसी बंदे को, और उसमें वो ये भी तय करके कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कब तक आपने ये रिटर्न जमा करानी है। फाइनल रिटर्न डी रजिस्ट्रेशन के मौके पर होती है। एनुअल रिटर्न कंपनीज के केस में होती है। क्वार्टरली रिटर्न किसी भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदे को कमिश्नर कह सकता है। सर जी रिटर्न्स में ये सारी बात ही, आम तौर पे रिटर्न की बात आए तो 90% इनकम टैक्स से पूछ लेता है वो, चूँकि इनकम टैक्स में रिटर्न वाला पोर्शन ज़्यादा डिटेल में गिवन है। आगे बात कर लेते हैं रिकॉर्ड की। सर जी आपने अपने पास रिकॉर्ड रखना है, सप्लाईज का रिकॉर्ड रखना है, परचेजेस का रिकॉर्ड रखना है, इंपोर्ट का रिकॉर्ड रखना है, ज़ीरो रेटेड एग्जाम्प्ट का रिकॉर्ड रखना है। आपके बिज़नेस में जो चीज़ें हैं, इनवॉइस है, इन्वेंट्री है, सैलरीज़ हैं, बैंक स्टेटमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, बैंक स्टेटमेंट्स, यूटिलिटीज़, गेट पासेस, जो जो चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर हैं और जो निज़ाम है उस सब का रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना होता है।
ये रिकॉर्ड आपने कम से कम 6 साल तक अपने पास रखना है। और अगर 6 साल और अगर कोई केस चला है तो जब तक केस का फैसला नहीं होता तब तक ये रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना होता है। अलबत्ता एफबीआर वाले ये भी आपको कह सकते हैं कि इतने बिजनेस अकाउंट्स रखो, इससे ज़्यादा बिजनेस अकाउंट्स ना रखो, तो फिर जितने वो कहेंगे उतने रिकॉर्ड अकाउंट्स रखेंगे। रिकॉर्ड जब इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज दोनों में रखना है आपने। और अगर आपके इदारे का ऑडिट होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2017 तो आपने ऑडिटेड अकाउंट्स भी जमा कराने होते हैं। टैक्स इनवॉइस, ये तो आपको टैक्स इनवॉइस क्या है आपकी इनवॉइस में क्या क्या चीज़ होती है। आपकी इनवॉइस में क्या क्या चीज़ होती है। बेचने वाले का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ख़रीदने वाले का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कौन सी आइटम खरीद रहे हैं, सेल्स टैक्स के अलावा वैल्यू कितनी है, सेल्स टैक्स का कितना रेट लगेगा, सेल्स टैक्स कितना है और सेल्स टैक्स शामिल करके वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे। जो बंदा भी खुद रजिस्टर्ड नहीं है वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को बेची है और CNIC आपको गलत मिल गया तो इसमें आपका कसूर नहीं समझा जाएगा और आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड आपने 6 साल तक महफूज रखना है। ऑडिट, ऑडिट ऑफ द सेल्स टैक्स अफेयर्स। सर सेल्स टैक्स अफेयर्स का ऑडिट चेक होता है, बिल्कुल होता है। कमिश्नर के पास पावर है कि वो ऑडिट कंडक्ट कर सकती है किसी भी सेल्स टैक्स के अफेयर्स का। कमिश्नर के पास पावर हो कि वो ऑडिट करे और इशू करे नोटिस, और कमिश्नर कम्युनिकेट करेगा रीज़न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हुज ऑडिट इज़ टू बी कंडक्टेड थ्रू द नोटिस। कमिश्नर मे नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस फॉर ऑडिट। सर जी अगली बात यह है कि सेल्स टैक्स अफेयर्स हैं और उसमें कमिश्नर के पास पावर है कि वो ऑडिट कर सकता है। कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा और ऑडिट करेगा, रिकॉर्ड मंगवा कर उसको चेक करके ऑडिट किया जाएगा और कमिश्नर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे सकता है ऑडिट का नोटिस देने से पहले। ऑडिट के तौर पे आपका इदारा, आपकी कंपनी क्यों सिलेक्ट हुई है इसके बारे में भी कमिश्नर बताएगा। और फिर वो कहता है रिकॉर्ड मंगवाएगा, अगर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो सिस्टम की एक्सेस लेगा। 6 साल तक, पिछले 6 साल में से किसी साल का ऑडिट कर सकता है। और ऑडिट के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स टैक्स कमिश्नर कहेगा वो डॉक्यूमेंट्स और वो वाला रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स, सेल्स टैक्स के मामलात का ऑडिट कौन करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट करेगा और वो देखेगा कि जो डिक्लेयर टैक्स है, इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, टैक्स क्लेम्ड है, टैक्स पेड है, क्या ये सारा ठीक है या नहीं। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट प्रोसीड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक और एनी अदर फैसिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऑडिट की कंप्लीशन के बाद ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इफ़ रिक्वायर्ड पास एन ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑडिट मुकम्मल हो गया, उसके बाद ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो ऑर्डर चाहे वो पास कर सकता है आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर जी ये वॉलंटरली रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? नोटिस आने पर 25% और शो को नोटिस के ऊपर 100%, ये वाली बात हम पहले कर चुके हैं। बाद औक़ात आप लाइबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए क्या करते हैं?
वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए आप सैंपल ड्रॉ करते हैं। ये जो सैंपल आप ड्रॉ करते हैं ये मिनिमम क्वांटिटी का होना चाहिए और ये अगेंस्ट रिसीट आप ड्रॉ करेंगे। ये अगेंस्ट रिसीट आप ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर रिसीविंग लेंगे। जो देने वाला बंदा है वो भी रिसीविंग अगेंस्ट आपको देगा और जो लेने वाला बंदा है वो भी रिसीविंग अगेंस्ट आपको से लेगा। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स। भाईजान एसोसिएट्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू पर उसका टैक्स लगेगा। अगर आपने सस्ते में अपने एसोसिएट से कुछ ले लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स भी कम कीमत पे लगेगा, टैक्स पूरी कीमत पे लगेगा। चैप्टर नंबर 9 में ये डिस्कशन थी। लो सर, सर जी अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जरा देखिएगा, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, brought forward for the period %90 of output। इन दोनों में से जो लोअर है फिर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, फिर फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, फिर सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल। सेल्स टैक्स पेबल, फिर क्या आ गया, एक्सपोर्ट रिफंडेबल, फिर क्या आ गया, इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड। यहाँ पर आउटपुट टैक्स था, रजिस्टर्ड को भी शामिल करेंगे, अनरजिस्टर्ड को भी करेंगे, एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे, ये वैल्यू सप्लाई आ जाएगी,
सेल्स टैक्स कितना आएगा, फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स, परचेजेस तो सिर्फ रजिस्टर्ड की थी, एडजस्टमेंट्स कर देंगे, फिर वैल्यू आ जाएगी, इसमें टैक्स एट द रेट ऑफ 18% आ गया, वर्किंग नंबर 3 है, वर्किंग नंबर 4 अपॉर्शनमेंट टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट है, एग्जेम्प्ट है, फॉर द पीरियड ये वाली फिगर यहाँ पर लाएंगे और पोर्शन कर देंगे, ऐसा ही है, तो ये वाली फिगर यहाँ पे लाएंगे और पोर्शन कर देंगे, ऐसा ही है। लो सर, फिर ये वाली फिगर इधर आ जाएगी, ये पेपर में गिवन होगा, ये वाली फिगर उठा के इधर आ जाएगी। अच्छा जी, अगर 90% वाला लोअर हुआ तो फिर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये वाली फिगर उठा के इधर ले आएंगे, फिर एक्सपोर्ट वाली, ये दोनों चीज़ों को जमा करके हम इधर ले आएंगे। और मुश्किल तो नहीं लग रहा यार, ये सारी बातें आपको मैंने बताई हुई हैं, इस तरह से ये चलना था। बेसिकली प्लान मैंने ये किया कि मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट कराने के बाद आपको आज का न्यूमेरिकल करा दूं। आ जाओ भाई, सर जी एक चीज़ जो इस सवाल से, दो बातें ऐसी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने पेपर के हवाले से एक्टिव रहिएगा। सबसे पहली बात ये कि इस फॉर्मेट के अंदर जहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता था सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, वहाँ पर नीचे ये भी आना चाहिए सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, और ये फिर टोटल होना चाहिए। पहली बात ये 18 करते थे ना, 25 वाली आइटम को भी करना पड़ेगा। और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ये वाली होगी जिसकी बेस पर प्रोपोर्शन करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में 25% वाला भी शामिल होगा और 18% वाला भी शामिल होगा। दूसरी बात, यहां पर भी टैक्स एट द रेट ऑफ 25% भी आएगा। एक जो बड़ी अलार्मिंग बात है
वो ये है कि भाईजान 25% वाली आइटम के बारे में उसने मुझे कोई इशारा भी नहीं दिया कि इस पे 25% लगना है। इसका मतलब ये है कि वो वाली लिस्ट मुझे देखनी पड़ेगी। मुझे अचानक ही मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और मुझे एकदम ड्राई फ्रूट आ जाए कि उसने काजू इंपोर्ट किया है, तो मैं कहाँ से सोचता फिरूंगा कि इस पे 25% लगना है या 18 लगना है। ला मोहल्ला मैं उस पर 18% ही लगा दूंगा। इसका मतलब है कि मुझे एक बार वो लिस्ट, मतलब कम से कम इतनी बार ज़रूर पड़े कि कोई आइटम निकले तो आपको पता होगा इस पे 25% वाला रेट लगना है, और उसमें यह भी पता होगा ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है या नहीं, चूँकि थर्ड स्केड्यूल पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगना है और दूसरे आइटम पे जो सेल करें जिस उस प्राइस पे लगना है। तो ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है उसने इतना, उससे मैं इतना सीखूंगा कि भाई मैंने ये सवाल कैसे डील करना है। लो सर, मेरे मुताबिक आज तक जितने सवाल हैं ये एक बेस्ट क्वेश्चन है जो सेल्स टैक्स का आज तक आया, वो करवा देता हूँ। मेहरबान एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990. MA is engaged in the business of manufacturing and supply of various consumer goods. Following information is available from MA's record. सर परचेजेस की इंफॉर्मेशन है, सप्लाईज की इंफॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट है, एग्जेम्प्ट है। Taxable goods from registered person includes material worth rupees 296,000 which were exclusively used for manufacturing exempt supplies. मटेरियल जिसकी वर्थ 2,96,000 है वो एक्सक्लूसिवली यूज़ किया गया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सर जी जिसके बारे में वो वाजे कह दे कि ये परचेज हमने एग्जेम्प्ट के लिए की थी, इसका मतलब है वो कॉमन इनपुट टैक्स में शामिल नहीं। मटेरियल वर्थ रुपीज़ 6,75,000 जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट रिलेटेड के लिए था, इसका मतलब है ये कॉमन में शामिल नहीं होगा, ये ज़ीरो रेटेड है, इसका रिफंड मिलेगा। 1.5 लाख रुपए की चीज़ कैश पर ख़रीदी है, इनपुट टैक्स क्लेम। 500 kg ऑफ टी है, परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 इन 1 kg पैकिंग, कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल। रिटेल प्राइस ऑफ टी जो है वो 900 है। बाय द एंड ऑफ अगस्त 300 kg बेच रही थी 790 की। भाईजान टी थर्ड स्केड्यूल आइटम है, रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा, आपने जितने की बेची है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा जितनी रिटेल अमाउंट तक पहुंच सके। परचेज करते वक्त भी आपने रिटेल प्राइस पर टैक्स देना। तो ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 which were sold to a customer who did not provide CNIC and details. These goods were purchased from a registered supplier for rupees 2,75,000 during August 2021. Following fixed assets were purchased during the month of August 2021. मशीन ए है, मशीन बी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है। मशीन ए सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है,
मशीन बी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में पोर्शन होना है, और फर्नीचर एंड फिक्सर का तो पता होना चाहिए, इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस पर जो टैक्स है वो उसने बता दिया, ये भी इनपुट का है, ये सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, ये आउटपुट है। लो सर, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड के बाद लास्ट पॉइंट है इनपुट टैक्स ऑफ ₹186 परटेनिंग टू परचेज ऑन 1 फरवरी 2021 वॉज इनएडवर्टेंटली रिमेन्ड अनक्लेम्ड। जी गलती से अनक्लेम्ड रह गया है जी। फरवरी है, फरवरी है भैया। देखो पेमेंट करते वक्त 180 दिन की गेम होती है, लेकिन कैरेट फॉरवर्ड करते वक्त 6 टैक्स पीरियड होता है। फरवरी का महीना है वो शामिल नहीं करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारा कौन सा हो सकता है कि नहीं। अभी जो सवाल मैंने पहले कराया उसमें जनवरी था, तो वो 6 टैक्स पीरियड ख़त्म हो गए थे, उसको हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। लो सर, ये सारी बात थी। मेहरबान कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल फॉर अगस्त 2021। हाँ भाई, वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना है, जी कितना है, exempt goods to unregistered person। exempt है तो इसको क्या करेंगे, exempt goods to unregistered person, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर आ गया आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट। सबसे पहले यहां पर एडजस्टमेंट है आउटपुट टैक्स की। सजी थर्ड कैजुअल आइटम, थर्ड कैजुअल आइटम, जी 33,000। चलें सर जी।
आगे चलूँ सर जी? आउटपुट टैक्स, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट? चलो नहीं है, हम एक काम करते हैं, 2-3 लाइनें छोड़ के वर्किंग नंबर 2 शुरू कर देते हैं इनपुट टैक्स की। फोर 4960 जी। उसके बाद इनपुट में क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए जो चीज़ें खरीदी हैं फिर उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट रिलेटेड जो है, कैश परचेज, हाँ भाई। उसके बाद आपने चाय परचेज की थी 3,60,000 रुपए की, 500 kg सर, 500 kg मल्टीप्लाई बाय 900 मनफी 3,60,000 कितना बनता है? कितना बनता है सर जी? जी चलें आगे सर जी। 3,20,000 रुपए की चीज़ें आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची, CNIC और NTN भी अवेलेबल नहीं था। ये चीज़ें आपने 275 की खरीदी थी, तो इसका मतलब है कि 275 आप लेस कर देंगे, चूँकि इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अच्छा ये तो बिल, ये टैक्स की अमाउंट गिवन है, यहाँ पर भी ये टैक्स की अमाउंट गिवन है जी। टोटल कीजिएगा जी भाई। प्लीज कंफर्म कीजिएगा। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। इसके अंदर ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, 15425, फिर ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स ऑफ फरवरी, कितना? टोटल कीजिएगा 99,797 सर, ये इनपुट टैक्स है।
हाँ भाई, वर्किंग 3, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर जी एक मशीन ए है और एक मशीन ए सिर्फ किसके लिए है? एक्सपोर्ट के लिए है। तो 3,60,000 क्या होगा? रिफंडेबल। और मशीन बी किसके लिए है? तो 3 मिलियन का 18%। जी 540,000। ये पोर्शन होगा बिटवीन। सर जी जब मैंने ये लिखा मेरे दिमाग में ये भी है कि अब जब मैंने ऊपर उसको लाइन बनानी है ना अपोर्शनमेंट के लिए, तो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट को साथ साथ लिखना है, क्योंकि जीरो रेटेड को मैंने लिख दिया तो बाद में मुझे पोर्शन करते हुए मसला होगा। लो सर, अब वर्किंग नंबर 4। अब वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 में टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्ट भी है और जीरो रेटेड भी है। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक लाइन छोड़ के जी वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें, हमने एडजस्टेड वैल्यू लेनी है, इसको टोटल कीजिएगा। $10243 टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी 1843740 10243,000। एग्जाम्प्ट का क्या करेंगे? एग्जाम्प्ट का क्या करेंगे? 1740000 जीरो रेटेड। आपको बताऊं सर, अगर एग्जाम्प्ट गुड भी एक्सपोर्ट की जाए तो वो भी जीरो रेटेड होती है। 13 और 19 32 टोटल कीजिएगा। 15183। सर क्लियर हो गया है? अच्छा जी, अब कॉमन इनपुट टैक्स कौन सा है? 997970। जी 10243,000 डिवाइड बाय 15183,000 मल्टीप्लाई बाय 997970। जी
67326 1740 000 divided by 15183 000 multiplied by 997970 जी 114366 3200 000 divided by 15183 000 multiplied by 997970 जी 21033 सर जी ये अपोर्शनमेंट मैंने कर दी है। अब जो इनपुट टैक्स है ना ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट उसको ज़रा ध्यान से, क्यों सर जी 540 है ना, ये पोर्शन किस पर होना है, सिर्फ दो पर होना है। इन दोनों को 10243 000 प्लस 11740 000 जी 11983 अब 10243 000 डिवाइड बाई 11983 000 मल्टीप्लाई बाय 540 जी 46158 1740 000 डिवाइड बाय 11983 000 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 784 डन हो गया सर जी, सारा मसला हल हो गया है। अब आपने क्या किया, सिंपली अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं रह गई थी। आपने वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 करने तक मेक श्योर करना है कि सारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाए। वर्किंग 4 तब करनी है जब वर्किंग 4 का मतलब है सब कुछ कवर हो गया है, और फिर उसके बाद सवाल उतार लेना है। सर जी आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स 1843740 इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड भी होगा आपके पास 113758 फॉर द पीरियड भी होगा। कितना है सर 673267, इन दोनों को जमा करें 1810847 90% ऑफ आउटपुट लीजिए 16593। जैसे ही मैंने ये लिखा दिमाग में क्या आया 1810847 माइनस 1659366 जी 15148। हाँ भाई ये हो गया। चलूँ आगे सर जी, और क्या रह गया सर जी, इन दोनों में से लोअर ले लेंगे ना 1659366 इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी 46158 जी 18 में से 16 और 4 लाजमी बात है ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल कितना 27721, ये माइनस कर दे
और अब लिखें, बड़ी ध्यान से, फर्दर टैक्स में भी एक कुंडी है सर जी। फर्दर टैक्स की खास बात यह है कि यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि 300 kg वर सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर। सर जी थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता सर। ये जी सर नीचे भी है, लेकिन उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सब 3,20,000 रुपये की चीज़ें बेची, उस पर फर्दर टैक्स लगना ही लगना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 1560,000। इसमें माइनस करनी है हमने वो वाली आइटम्स जिस पर 4% फर्दर टैक्स नहीं लगता। ये थर्ड स्केड्यूल आइटम पे 4% फर्दर टैक्स नहीं लगता। 1560,000 में कितना शामिल है? 300 इंटू 790 जी। जी सर जी, सर जी 1560,000 माइनस 237,000 इसका 4% जी। 52920 जी सर जी। ये फर्दर टैक्स आ गया। अब क्या रह गया पीछे? एक्सपोर्ट रिफंडेबल। अच्छा बड़ी ध्यान से, सबसे पहला तो आया 210 334, फिर उसके बाद आपका ये वाला देखो 3,60,000, फिर उसके बाद ये वाला देखो भैया, मैंने कहा था ना 675,000 का 18% लो। जी 300 और 200 600 तो ये बन रहा है सर। नहीं सर ये बन नहीं ना सकता जो आप कह रहे हैं। 6918 लो सर। इस तरह से ये सवाल करने होते हैं। सर जी एक्सपोर्ट रिफंड मैं इधर अलहदा लाइन आइटम के तौर पे लिख लूँ, कैरेट फॉरवर्ड अलहदा लाइन आइटम के तौर पे लिख लूँ, फर्दर टैक्स अलहदा लाइन आइटम के तौर पे लिख लूँ, सेल्स टैक्स रिफंडेबल माइनस के तौर पे अलहदा लाइन आइटम के तौर पे लिखा है। हर लाइन आइटम के अलहदा मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। तो सर समझ आ गया? सर जी इस तरह से ये आपने करने होते हैं। दो चार जो लास्ट अटेम्प्ट्स गुजरी हैं, दिल चाह रहा है कि उनके जो की पॉइंट्स थे या की लर्निंग आउटकम्स थी आपके साथ वो डिस्कस कर लूँ, जिस तरह मैंने इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स में किया था। ठीक है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया। अपनी किताब निकालिए और मुझे बताइए कि उससे पिछला आपकी किताब का सबसे आखिरी न्यूमेरिकल कौन सा? कल तो भैया 2 पेपर फुल फ्लैश डिस्कस होंगे, स्प्रिंग 24 और ऑटम 24 का, जिसमें आपको ओवरऑल पेपर को हैंडल करना सिखाऊंगा कि जब पहली बार पेपर देखना है तो आपने क्या सोचना है, और जब पहली बार पेपर देखना है तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। ये एक साइंस है। आप पहली बार पेपर देखिए और 7 नंबर का पहला सवाल आपको ना आता हो और आप कंफ्यूज हो जाएं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप फेल हो जाएंगे, चाहे 93 का आपको आता हो। वो भी एक साइंस है कि उसको कैसे डील करना है। 2 पेपर मौके पर आपको करा के दिखाऊंगा और तीसरा पेपर मॉक में आपको दूंगा।
ठीक है, एक्सपेक्ट करूँगी अगर आप वो एक रिहर्सल कर लें तो इंशाल्लाह आपको पेपर इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर ये सारी माइंडसेट की बात होती है। बहुत से बच्चों को बहुत आता होता है और वो कहते हैं यार मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वो पक्का मुंह बनाए कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ऐसी की तैसी एग्जामिनर की, वो फिर वाकई ऐसी तैसी कर देते हैं। ऐसे बंदों के पता चलता है बाद में 7 नंबर आए। लेकिन बेतुका कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जिसने एक मुनासिब तैयारी की है ना, वो इस 100 में से 50 आराम से ले सकता है, आराम से ले सकता है। मुनासिब से मुराद है एक ऐसी तैयारी, मिसाल के तौर पे ये कोर्स है जिसको एक 100 घंटे में मैंने पढ़ाया है। मेरे मुताबिक जिस बच्चे ने 100 घंटे पढ़ के 200 घंटे इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है पढ़ने के लिए, उसने एक मुनासिब तैयारी की है। मैंने एक मैक्रो लेवल बता दिया। मैक्रो छोटे लेवल की बात करें तो जिसने शुरू से पढ़ा है उसने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जिसने लास्ट में सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आखिरी दिनों में चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार किया और चीज़ें उसकी ग्रिप में आ गई हैं, इंशाल्लाह उसके भी पास होने के रिलेटिवली अच्छे चांस होते हैं। मेरे दिन में एक बात आ रही है, मैं आपको बताता चलूँ। हुआ ये कि मेरा ना ऑडिट का पेपर था और मैंने प्लान ये किया था कि 6 दिन रहते हैं और मैंने ऑडिट का पेपर देना है। पहले तो मैं आखिरी 6 दिन सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगा। मैंने सोचा 3 दिन में एक बार रिवाइज़ करूंगा, 2 दिन में दोबारा एक बार रिवाइज़ करूंगा और आखिरी दिन में दोबारा रिवाइज़ करके पेपर देने चला जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे हमेशा जो प्लानिंग होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लो जनाब, जब मैंने पहली रिवीजन करनी शुरू की तो वो 3 दिन में ख़त्म ना हुई, 4 दिन में ख़त्म ना हुई, 5 दिन में भी ख़त्म ना हुई। अब अगले दिन पेपर है और शाम के 4 बज रहे हैं, अब जाके पहली रिवीजन ख़त्म हुई है। अच्छा, इससे पहले अगर कभी पढ़ते भी थे तो सोचते थे यार कर लेंगे, आगे निकालो। अब जब आपको पता होता है कि पेपर सर पे, तो फिर आप उसे गोली भी नहीं दे सकते कि यार आगे निकालो बाद में देख लेंगे। जनाब 5.5 दिन मुझे पहली रिवीजन में ही लग गए। अब दूसरी रिवीजन और तीसरी रिवीजन तो बढ़ गई। मैंने सोचा कि अब इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ना अपने, अच्छा मेरे जहन में फ़ौरन ये आया कि मुझे क्विकली दूसरी रिवीजन करनी चाहिए। ऐसे ही मेरा दोस्त जुनेद है, KPMG में होता था, पता नहीं आजकल अब शायद बाहर चला गया हुआ। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको कहा यार जुनेद, मैंने अब जाके पहली रिवीजन ख़त्म की है, तो अब बता मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा यार पास पेपर देख। उसने कहा मुझे भाई तू पास पेपर देख ले, इस टाइम पे दोबारा किताब ना पढ़ी, किताब से जो तूने सीखना था सीख लिया। मैंने वो पास पेपर ही देखे। यकीन करें वो मेरा पेपर पास हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं दोबारा रिवीजन शुरू करता तो आधे दिन में रिवीजन भी मुकम्मल नहीं होनी थी, मुझे टेंशन भी बड़ी रहनी थी, और एंड पे पेपर करते वक्त मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना था। अच्छा, जब पेपर में बंदा बैठता और पास पेपर किए होते हैं ना बंदे ने आखिरी 3-4 अटेम्प्ट्स के, तो ना उसको पास पेपर से मिलते जुलते सवाल एग्जाम में नज़र आते हैं, तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा उठाता है। एक टिप ये है कि जब आप एक बार पूरी तरह तैयारी कर चुके और आप सोचेंगे यार अच्छा अब दोबारा पढूं, तो दोबारा पढ़ने की बजाय सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर करें। एक बार जब आपने पूरा थॉरो रिवीजन कर लिया तो अगली बार फिर दोबारा सारा टेक्स्ट पढ़ने की बजाय क्या पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ने की बजाय सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर करें। यार इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि 75-80% के तो आने ही न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल या केस स्टडी का मतलब यह है कि वहाँ पर आपका रट्टा नहीं चलेगा, वहाँ पर आपकी नॉलेज चलेगी। नॉलेज कॉन्सेप्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस
और आपके जो पास पेपर हैं ये बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। ठीक है, पास पेपर की तरह का सवाल जब आपको आ जाता है पेपर में, वो चाहे आपका गलत हो जाए लेकिन आपको देख के कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है कि हाँ ये मैं कर लूँगा, इस तरह का मैंने किया हुआ। तो सर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स, आम तौर पे थोड़ा टाइम मिल गया और बात भी बड़ी हॉट चल रही है तो सोचा इसी की बात ही कर। आम तौर पे जो देसी पेपर होते हैं ना, ये बीकॉम माईकॉम, ये लगड़ बगड़ पेपर, इसके अंदर होता ही है बच्चा आखिरी दिन पंप अप होता है और ध्यान से बस सफ़े पलटता है और सोचता है मुझे आ गया। तो सीए में जो आखिरी 2-3 दिन होते हैं ना, वो अपने नर्व्स को काम करने के होते हैं। इजी रखें अपने आप को। देखें बात यह है कि 2 तरह के लोगों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक वो जिसने बहुत मेहनत की है, उसको जेन्युइन टेंशन होती है कि यार मैं उड़ ना जाऊं, मैंने भी इतनी मेहनत की है। उसे पता चल रहा होता है मैंने इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और एक वो जो बिल्कुल ईजी है, अच्छा उसको भी किताब देख के उम्मीद बन रही होती है इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, हालांकि उसको पेपर चपेड़े मारता है। यकीन करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारे एक टीचर कहते होते थे पेपर अपना बदला ज़रूर लेता है उस बच्चे से जिसने किताब नहीं पढ़ी होती ना, जब वो पेपर के सामने बैठता है ना तो किताब बदला लेती है उससे। कि वो पेपर सवाल पढ़ के सोचता है, उसके दिमाग में किताब का कोई वर्क ही नहीं आता, तो किताब उस दिन अपना बदला ले लेती है। तो सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एरिया। आपने मेहनत की भी है। पेपर से कुछ देर पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस देना, पेपर से कुछ देर पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस देना कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार करें, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आईकेप में भी सेशंस करवाए हैं और जगहों पर भी रिवीजन सेशन कराए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे टफ रिवीजन सेशन ये था। उसकी वजह ये नहीं है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, उसकी वजह एक मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। अगर कोई बंदा, आप में से किसी बंदे के पास थोड़ी सी भी सेंस है ना, तो वो ये चीज़ ज़रूर देख सकता है और मेरा दिल चाहता है कि आप देखें। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, अगर एक मैसेज आपको सुबह आ जाए कि सर की तबीयत ठीक नहीं है और आज क्लास नहीं होगी, इससे क्या हो जाएगा? मेरा आपसे सवाल है। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पैसे तो नहीं इन्वॉल्व। भाई सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि नोट छाप रहा है, हमारे सामने ड्रामेबाजी करता है। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे तो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं क्यों, आप कल की अगर रिकॉर्डिंग देखें तो आप हैरान होंगे कि मैं तकरीबन 5 मिनट में एक बार खांसा हूँ और वो खांसी ऐसी थी जो कि बाकायदा मेरे लिए बड़ी पेनफुल थी। मैं अपने लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात बताने लगा हूँ। यार ये ना अपने काम के साथ कमिटमेंट होती है।
ये अपने काम के साथ आपकी डेडिकेशन होती है। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरी मिसेज ने कहा है, मैं आपको नहीं कह रही कि आप ना जाएं, चूँकि मुझे पता है आपने मेरी बात नहीं सुननी। उनको पता है कि ये जो भी हो जाए, मैंने 11 बजे क्लास है, मैंने इधर पहुंच जाना है। और मैं हर रोज़ दवाई खा के आता हूँ और यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ, और फिर जाके फिर दोबारा मेडिकेशन शुरू हो जाती है। सर कमिटमेंट है अपने काम के साथ, मैंने ये वाला काम करना है। मुझे हैरत है कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो इस लेवल की कमिटमेंट शो करे कि मिसाल के तौर पे रात को सारी रात जाग के गुजारी, तबीयत ख़राब है, नींद नहीं आ रही, सुबह फिर मुंह हाथ धो के क्लास पढ़ाने के लिए आ गए, और 2-2.5 घंटे की क्लास है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको बतानी है। वो एक बंदा उस लेवल की एक्सट्रीम पर आपको सर्व कर रहा हो और आप कहेंगे अच्छा यार कल पढ़ लूँगा। तो मुझे लगता है कि ये वाली कमिटमेंट जो है ना, और ये वाला पैशन जो है ना, वो आपके अंदर आना चाहिए और वो आपको देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि अली इमरान है, इसलिए कि यार एक बंदा जो अपने काम के साथ मुखलिस है या डेडिकेटेड है, वो किस तरह बाकी इधर उधर की चीज़ें देखे बगैर एफर्ट करता है और काम कर रहा होता है। मतलब मुझे 10वां साल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टफ नहीं अभी तक का रिवीजन सेशन आया। मैंने उसके बावजूद, मुश्किल के बावजूद एक दिन भी डिले नहीं किया, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ, हालांकि सिर्फ एक मैसेज की देर थी। और जनरली अगर मैं मैनेजमेंट को ये बात कहता कि मैं नहीं आ सकता, तो वो मुझे खुद शाम को जाते हुए कहते सर आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आप वो रेस्ट कर लें, कल की क्लास की कोई अनाउंसमेंट है तो हम करा देते हैं। मैं नहीं यार इंशाल्लाह मैं आऊँगा। सर मेरा अपना मानना है, यहाँ तक मेरे इख्तियार में था, इससे बियॉन्ड मेरे इख्तियार में, जो मेरे इख्तियार में नहीं है मैंने अल्लाह पे वो छोड़ा है। मैं बीमारी के बावजूद यहाँ पर आया, मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया, ये मैं कर सकता था। जो आपके इख्तियार में ना, आप वो अपना बेस्ट करें, उसके बाद कहेंगे या अल्लाह, यानी आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा और कहा कि ये अल्लाह पे छोड़ दिया, नहीं, ये गलत है। आप पूरा चैप्टर 3 तैयार करें और फिर उसके बाद कहेंगे या अल्लाह ये मैंने तेरे पे छोड़ दिया, अल्लाह खैर करे, जो भी पेपर में आएगा देख लेंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बस यार अपनी तरफ से कोशिश है, आप लोगों को भी कहा कि यार इन चीज़ों को ज़रा देखें ज़रूर। मैं बस क्विकली 2-3 सवाल हैं, पास पेपर का आवाज़ देखना। सर अच्छा एक क्वेश्चन है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर आपको करवाऊँ कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग वाला। मैं बाकी क्वेश्चंस को स्किप करके बस एक क्वेश्चन आपके साथ लाजमी डिस्कस करता हूँ। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, सर जी इस सवाल की ख़ास बात पता क्या थी, इसने मैन्युफैक्चरर की डीलिंग कराई थी और रॉ मटेरियल अगर आपने ख़रीदा है और वो आपने पर्सनल यूज़ कर लिया है तो उसका इनपुट क्लेम नहीं होता, और अगर फिनिश गुड्स आपने खरीद कर पर्सनल यूज़ कर लिया है तो उसका आउटपुट चार्ज होता है। दोनों में फ़र्क है। मैंने क्या कहा दोबारा सुने, रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा और आपने उसका इनपुट क्लेम, आपने उसको पर्सनल यूज़ कर लिया तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, और फिनिश गुड्स अगर आपने पर्सनल यूज़ कर ली तो आप
आउटपुट चार्ज कर देंगे। इसमें ये वाली चीज़ थोड़ी ट्रिकी थी सर जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें दी जाती हैं, अगर वो वारंटी के अंडर हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो सप्लाई नहीं होती। वारंटी के अंडर ना हो तो सप्लाई होती है। फिर बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन का बिल जितना भी कैश में दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल जल गया, इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स जल गई, आउटपुट चार्ज कर देंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों में फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है। वो जब भी आपको डिस्काउंट कहता है और आपको ये वाली रेशो लिखता है कि कैश जल्दी देंगे, कैश जल्दी देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, भैया ये कैश डिस्काउंट होता है। और सेल्स टैक्स जो है वो कैश डिस्काउंट पर नहीं मिलता, वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल्स टैक्स में कंसिडर करते हैं, कैश डिस्काउंट कंसिडर करते ही नहीं। यार ये कुछ बातें थी जो कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग में थी। अगर आप मुझसे पूछें कि सर कौन से सवाल सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले तो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला सवाल दोबारा जाके खुद ज़रूर कीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस वाला सवाल जो मैंने आपको भी कराया, मेहरबान वाला सवाल है, और एक है जीनत एंटरप्राइजेस। सत्रह 18 जी। अगर टाइम कम है तो ये 5 कर लें, अगर थोड़ा सा टाइम और है, हाँ जी 4 कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम और है तो जाहिद वाला सवाल भी कर लें। जाहिद रिकमेंडेड न्यूमेरिकल्स हैं ये 5, लाजमी कीजिए। कल इंशाल्लाह 9 से 11 पे आप लोगों का टेस्ट होगा, जो लास्ट टेस्ट होगा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का, और उसके बाद 11 से ऑनवर्ड्स स्प्रिंग 24 और ऑटम 24 2 अटेम्प्ट्स के पास पेपर आपके साथ डिस्कस होंगे और आपको ओवरऑल पेपर हैंडलिंग स्किल्स बताई जाएंगी। सर ये प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ये इसको अच्छे से वो करके रिकमेंडेड न्यूमेरिकल की लिस्ट इनकम टैक्स की भी और इसकी भी करनी है। डन सर जी। लो सर आज के लिए इतना ही था। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।